प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का चैप्टर नंबर 5 है आपके जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन सभी चैप्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में आप फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है आपके जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स जिनको पढ़कर आप एग्जाम के अंदर साइंस में फुल मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, तो वो वाले नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अगर आपका लक्ष्य 100 है साइंस में तो ये पूरे नोट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, और इन नोट्स को साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इन नंबर से संपर्क करके ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और नोट्स परचेज करने का पूरा प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सजीव के बारे में, यानी लिविंग क्या होता है, सजीव क्या होता है। तो सजीव क्या होता है कि जीवित वस्तुओं को क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। यानी जो जीवित वस्तुएं हैं, जो श्वसन क्रिया होती है, जिनमें जो सांस लेते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और सभी पौधे और जंतु क्या हैं, सजीव वस्तुएं हैं। यानी जितने भी पौधे हैं, सभी पौधे और सभी जो जंतु हैं वो क्या हैं, सजीव वस्तुएं हैं। उसके बाद में सजीवों के लक्षण। अब देखिए सजीव हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सजीवों के लक्षण के बारे में हम बात करें तो सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं। सजीवों में गति होती है, सजीवों में प्रचलन होता है, सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, नियंत्रण होता है और समन्वयन होता है, और प्रजनन होता है, और उनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये सब सजीवों के क्या हैं, लक्षण हैं। बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके निर्जीव। अब निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, यानी नॉन लिविंग क्या होता है। तो अजीवित वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जिनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, जो सांस नहीं ले सकते हैं, जिनमें गति नहीं होती है, जिनमें पोषण नहीं होता है, जिसमें उत्सर्जन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जैव प्रक्रम। ओके, तो जैव प्रक्रम की जो परिभाषा है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको दो परिभाषा यहाँ पर बताऊँगा, जो परिभाषा आप अच्छे से याद कर सकते हैं, वो वाली परिभाषा आपको याद करनी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपको क्या याद रखनी है कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली जो समस्त क्रियाएं हैं उनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और दूसरी जो परिभाषा है वो अथवा में दे रखी है मैंने, तो दूसरी परिभाषा भी आपको याद करनी है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं आपके सेम है, इन दोनों में से एक परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए उदाहरण आपको दे रखे हैं जैव प्रक्रम के, पोषण है, पाचन है और श्वसन है, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन और नियंत्रण और समन्वय। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने, बुक का क्वेश्चन है आपके, जो बुक के पाठ्यगत जो प्रश्न है, जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो वाले क्वेश्चन है। तो किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग वो किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग है वो कार्बन आधारित अणुओं के रूप में किया जाता है। कि किसी जीव के द्वारा कच्ची जो सामग्री है उनका उपयोग कार्बन आधारित अणु हैं उनके रूप में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि जीवन की समस्त क्रियाओं के संचालन और अनुरक्षण
के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि जीवन की समस्त क्रियाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम राधे राधे नहीं लिखा है, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम राधे राधे जरूर लिखें। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला जो टॉपिक है वो है जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से? एक तो पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा परिवहन है, और 4 नंबर वृद्धि है, और 5 नंबर उत्सर्जन है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पोषण। पोषण क्या होता है कि जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है, और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। और भोजन को अंतः ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। किसी जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, और वसा है, विटामिन्स हैं, और खनिजों की है वो आवश्यकता होती है, और इन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। और भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सजीव हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं, कि इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां हैं वो पाई जाती हैं। और भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारी हैं उनको 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कि सभी जीवधारी अपना भोजन है वो समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं, और भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारी हैं उनको 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो है स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी। तो सबसे पहले हम पढ़ें स्वपोषी के बारे में, ऑटोट्रोफिक के बारे में। तो स्वपोषी क्या होता है कि ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, यानी ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य है वो बनाते हैं। जैसे उदाहरण है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, ये किसके उदाहरण हैं? ये आपके स्वपोषी के उदाहरण हैं। उसके बाद में विषमपोषी, हेटेरोट्रोफिक। तो विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी क्या होता है कि ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों यानी एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु और कवक। तो जंतु और कवक किसके उदाहरण हैं? विषमपोषी के उदाहरण हैं। और यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है कि विषमपोषी पोषण के लिए जीवधारी है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। कि विषमपोषी पोषण है उसके लिए जीवधारी हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं? स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है स्वपोषी पोषण। अब देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ें तो स्वपोषी पोषण क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 जल से अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, एक तो है सूर्य का प्रकाश, और 2 नंबर है क्लोरोफिल, और 3 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और 4 नंबर है जल। तो स्वपोषी पोषण के लिए 4 आवश्यक परिस्थितियां हैं, एक तो सूर्य का प्रकाश है, एक क्लोरोफिल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है जल। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। तो एक तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको याद रखनी है, एक इसमें रिएक्शन दे रखी है ये याद रखनी है, और एक इसके लिए जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपको याद करनी है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें
हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 के द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, 6 CO2 + 12 H2O, और यहाँ पर देखिए तीर का निशान है, इसके ऊपर लिखना है सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखना है क्लोरोफिल, और C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, और +6O2 + 6H2, तो ये इसकी रिएक्शन है। उसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, मुख्य प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, और इसके उपोत्पाद कौन कौन है, जल और ऑक्सीजन है। ये भी आपको याद रखने हैं और जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो निम्नलिखित 3 चरणों में होती है कि प्रकाश संश्लेषण है उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। इसमें पहला चरण दे रखा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, और दूसरी घटना है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये दूसरी घटना है। और तीसरी घटना है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये 3 मुख्य घटनाएं हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली। तो इन तीनों घटनाओं को, इन तीनों चरणों को आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में रंध्र, अगला जो टॉपिक है वो है रंध्र यानी स्टोमेटा। अब रंध्र से भी एक आपके छोटा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है कि पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र है वो उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है कि पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म यानी छोटे छोटे छिद्र हैं वो उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि रंध्र होते हैं वो पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो परिभाषा है वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट है, तो इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है कि वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में देखिए खुला रंध्र और एक है बंद रंध्र। तो खुला रंध्र क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल है वो अंदर जाता है, कि जो द्वार कोशिकाएं हैं उनमें जब जल है, पानी है, वो अंदर जाता है तो वे क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और रंध्र का जो छिद्र है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और रंध्र है वो बंद कब होते हैं कि जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। और यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है ये खुले रंध्र का है और ये बंद रंध्र का है, ओके। और इसमें ये क्या है, द्वार कोशिकाएं, और ये रंध्र का जो छिद्र है वो खुला हुआ है, और यहाँ पर हरित लवक आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कि छिद्रों का खुलना बंद होना द्वार या रक्षक कोशिकाओं का कार्य है। तो द्वार या रक्षक जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या है, छिद्रों का खुलना और बंद होना, ओके। और जय श्री राम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विषमपोषी पोषण। अब देखिए विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण है वो प्राप्त करते हैं।
विषमपोषी पोषण कहलाता है। और भोजन के स्वरूप भोजन की उपलब्धता तथा इससे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? सबसे पहले हम बात करें शाकाहारी के बारे में। आप देखिए, शाकाहारी नाम से आपको पता है कि गाय, हिरण आदि सीधे ही घास और वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी नाम से भी आप समझ गए होंगे, जैसे शेर है, बाघ है आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। और मृतपोषी क्या होते हैं कि जैसे फफूंदी है, ईस्ट है, मसूरम है आदि मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन है वो ग्रहण करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मृतपोषी कहते हैं। और उसके बाद में है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों परजीवी है। अब परजीवी क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और जैसे उदाहरण आपको दे रखा है, जूं दे रखा है, लीच दे रखा है, फीताकर्मी दे रखा है और अमरबेल दे रखा है आदि, ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सब उदाहरण परजीवी के हैं। ओके। उसके बाद में जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, यानी जो जीव हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा में पोषण विधि, यानी अमीबा में पोषण वो किस प्रकार से होता है। तो अमीबा है वो एक कोशिकीय के जीव होने के कारण अमीबा में भोजन कोशिका की संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है और यह सूक्ष्म कीटों तथा डाइटम्स को खाता है। और जल में तैरते हुए भोज्य कण जब अमीबा के संपर्क में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो अमीबा में पादाब उत्पन्न हो जाते हैं और ये पादाब भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक रिक्तिका बना लेते हैं जिसे खाद्यदानी कहते हैं। और खाद्यदानी में भोजन कणों का पाचन है वो कर लिया जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये अमीबा में पोषण का डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, तो इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, यह आपको सीखना है। ओके। उसके बाद में देखिए पैरामीशियम में पोषण। अब जो पैरामीशियम है, अमीबा पैरामीशियम, ये भी क्या है? एक कोशिकीय हैं। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह क्या एक कोशिकीय जीव है और इसकी जो कोशिका है उसका एक निश्चित आकार होता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति के द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को क्या ढके हुए होता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में देखिए एक कोशिकीय जो जीव हैं वो है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं या एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ओके, इन तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में है मनुष्य में पोषण। अब देखिए मनुष्य में पोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र द्वारा होता है कि मनुष्य है, मानव है, उसमें जो पोषण है वो किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा होता है। तो अब मानव पाचन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ वो कार्य करते हैं और यह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र है वो निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है कि पाचन तंत्र है वो कौन कौन सी रचनाओं से मिलकर बना होता है? दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। एक रचना का नाम है आहार नाल और दूसरी रचना का नाम है पाचक ग्रंथियां। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आहार नाल। ओके, एक नंबर आहार नाल दे रखा है। तो आहार नाल क्या होता है कि मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित और पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है।
मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और आहार नाल के प्रमुख अंग हैं वो निम्न है। तो आहार नाल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? एक तो मुख है, 1 नंबर पर मुख है, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, 4 नंबर आमाशय, 5 नंबर छोटी आंत और 6 नंबर बड़ी आंत और 7 नंबर दे रखा है आपको मलाशय। तो इन सातों अंगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके मुख और मुख गुहा है, यानी 1 नंबर आपको दे रखा है मुख एवं मुख गुहा। तो मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो 2 मांसल होठों के द्वारा घिरा होता है और यह अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के फर्श पर एक जीवा तथा दाएं बाएं और सामने जबड़े उपस्थित होते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियों की नलिकाएं हैं वो खुलती हैं। उसके बाद में ग्रसनी दे रखा है 2 नंबर पर। तो ग्रसनी के बारे में आप देख सकते हैं कि मुख गुहा पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है, कि जो मुख गुहा होती है वो पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी है वो मुख गुहा तथा ग्रास नली के बीच का छोटा सा भाग होता है और यह घाटी द्वार द्वारा श्वास नली में और ग्रसिका द्वारा ग्रास नली में खुलता है। और डायग्राम आप देख सकते हैं आहार नाल का, मनुष्य की जो आहार नाल है, पाचन तंत्र है, इसका डायग्राम दे रखा है। ये जीवा दे रखी है आपको और ये आपको दे रखा है मुख गुहा और ये ग्रसिका है और ये आपके आमाशय है और इधर आपको यकृत दे रखा है, अग्नाशय दे रखा है, ये आपके परिशेषिका है और ये आपके गुदा द्वार है। ओके, तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, अच्छे से आपको सीखना है। उसके बाद में तीसरा जो अंग है वो है ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या होती है कि यह पतली तथा लंबी नलिका है। इसमें अनुलंब पेशीय वल्ले पाए जाते हैं। इसका पश्च भाग है वो डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करता है। ओके, और लार में उपस्थित एंजाइम कौन कौन से हैं? एक तो एमाइलेज है या फिर इसको टाइलिन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके कि लार में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज या टाइलिन। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर दे रखा है आमाशय यानी स्टोमेच यानी पेट। ओके, तो इसके 3 भागों कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक आमाशय में बांटा जाता है और ग्रास नली तथा आमाशय के जुड़ने के स्थान पर कार्डियक अवरोधनी वाल्व उपस्थित होता है। और 5 नंबर दे रखा है छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होती है? यह आहार नाल का संकरा तथा लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई है वो लगभग 6.5 मीटर होती है और आहार नाल का यू आकार का भाग जो आमाशय तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है ग्रहणी कहलाता है। और जिस स्थान पर आमाशय ग्रहणी में खुलता है वहाँ पाइलोरिक अवरोधनी वाल्व है वो होता है। उसके बाद में 6 नंबर दे रखा है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में भी आप देख सकते हैं कि यह आहार नाल का अंतिम भाग है और वह स्थान जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है वहाँ इलियोसिकल वाल्व है वो पाया जाता है। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अवरोही कोलन और पेल्विक कोलन। बड़ी आंत का पश्च छोर है वो मलाशय में खुलता है। तो बड़ी आंत का जो पश्च छोर है वो मलाशय में खुलता है। 7 नंबर दे रखा है आपको मलाशय यानी रेक्टम। यह एक थैले के आकार की रचना है। इसका अंतिम भाग है वो गुदा नाल कहलाता है जो गुदा द्वारा बाहर खुलता है। गुदा नाल के अंत में गुदा अवरोधनी पाई जाती है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी हमारे आमाशय में, हमारे पेट में, हमारे स्टोमेच में एसिड है उसकी क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा कि हमारे आमाशय में अम्ल है वो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन अधिक मात्रा में अम्ल यानी अम्लीयता एसिडिटी है वो पैदा करता है। इस कारण हमारे आमाशय में अम्ल है, एसिड है उसकी भूमिका है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रोटीन के पाचन के लिए
ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। और एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो दोनों एंजाइम के बारे में, एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है, और एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, लाइपेज। तो ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके पाचक ग्रंथियां, यानी डिgestive ग्लैंड। तो पाचक ग्रंथियों के बारे में आप देख सकते हैं कि वे ग्रंथियां जो पाचक रस का स्त्राव करती हैं, जिससे जटिल भोजन छोटे सुपाच्य कणों में टूट जाता है और शरीर के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम है उनका क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो में परिवर्तित करके भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। उसके बाद में श्वसन दे रखा है आपके, यानी श्वसन क्या होता है। ओके, श्वसन के प्रकार वायवीय और अवायवीय, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो श्वसन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन है वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और इस क्रिया में ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। अब श्वसन के प्रकार, तो श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें पहला है आपके वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन के बारे में आप कंप्लीट देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन है वो अधिकांश प्राणियों एवं पादपों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा यानी ATP का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन है उसमें ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कितने अणु हैं, 1 है। और कोशिका द्रव्य और ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में पाइरुवेट है, उसके कितने अणु हैं, 2 हैं। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 O2 + 6 H2O + 38 ATP। ओके, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखा है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किस में होती है, केंद्रक में होती है। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद में 2 नंबर दे रखा है आपके श्वसन का, जो दूसरा प्रकार है वो दे रखा है अवायवीय श्वसन। ओके, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसे अनोक्सी श्वसन भी कहते हैं। और अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीवियों जैसे यीस्ट में होता है, ग्लूकोज विघटित होकर CO2 इथाइल एल्कोहल तथा वायवीय श्वसन की अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ग्लूकोज के 1 अणु हैं, ग्लाइकोलाइसिस और कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरुवेट के कितने अणु हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ईस्ट में, तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल 2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP। ओके, ऊर्जा का मोचन हो रहा है। और उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट है कि अवायवीय श्वसन जो तीव्र शारीरिक व्यायाम के समय हमारी पेशियों में होता है, जब रुधिर द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पड़ जाती है तो ग्लूकोज ऊर्जा की अल्प मात्रा की निर्मुक्ति के साथ लैक्टिक अम्ल है उसमें क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। और ग्लूकोज के कितने अणु हैं, 1 अणु हैं। ग्लाइकोलाइसिस और कोशिका द्रव्य में की उपस्थिति में पाइरुवेट के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। और उसके बाद में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मैं बात करूं तो लैक्टिक अम्ल है उसके कितने अणु हैं, 2 हैं। और 2 ATP ऊर्जा है उसका मोचन होता है। उसके बाद में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कि कोशिकीय श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तत्काल ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। और हरे कृष्णा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोशिकीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तत्काल ATP नामक अणु है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो अणु है उसके संश्लेषण में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। और यहाँ पर नोट दे रखा है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, ATP है। ओके, और ATP का पूरा नाम दे रखा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP का उपयोग दे रखा है कि पेशियों की सिकुड़ने,
प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग के संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है पौधों में श्वसन। अब देखिए पौधे हैं उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है। तो पौधों में वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार का श्वसन है वो पाया जाता है। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इनमें रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु है वो बाहर निकलती है और यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती रहती है, जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में क्या होता है, पूरा होता है। ये इसमें पहला चरण है कि श्वसनी कोशिकाओं तथा अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है और दूसरा जो चरण है वह है वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु में क्या होता है, विनिमय होता है। उसके बाद में है जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन है वो भी आप देख सकते हैं कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ और स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें पहला तरीका दे रखा है कि सरल एककोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण के द्वारा होता है और दूसरा है कि कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं और तीसरा है कि जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कलोमों तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। और 4 नंबर दे रखा है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र और श्वास नली है वो पाए जाते हैं। और 5वां है कि जो स्थलीय प्राणी हैं जैसे पक्षी है, कुत्ता है, मनुष्य है आदि, इनमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में दे रखा है मनुष्य में श्वसन, यानी श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मनुष्य में श्वसन वो किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र, तो मनुष्य में श्वसन है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं और मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है श्वसन मार्ग और दूसरा है फेफड़े। तो सबसे पहले 1 नंबर श्वसन मार्ग है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो श्वसन मार्ग क्या होता है, श्वसन मार्ग से होकर वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की जो क्रिया है वो श्वासोच्छ्वास कहलाती है और वायु मार्ग है उसके निम्न भाग हैं। तो वायु मार्ग के निम्न भाग कौन कौन से हैं, इसमें पहला है नासा मार्ग। अब नासा मार्ग क्या होता है, नासा मार्ग क्या होता है कि एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासा द्वार से ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं और यह नासा पट द्वारा 2 भागों में क्या हो जाता है, बंटा होता है, जिसमें 2 नंबर दे रखा है ग्रसनी। तो इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख ग्रहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वार द्वारा वायुनाल में खुलता है। और तीसरा है सवर यंत्र, यह श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग है। सवर यंत्र है उसमें वाक्रज्जु उपस्थित होते हैं। सवर यंत्र उसमें कौन उपस्थित होते हैं, वाक्रज्जु। और ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है जिसमें ये आप देख सकते हैं कुप्पिका है, ये नासा द्वार है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये कंठ है और ये श्वास नली है। ये उपास्थि वल्ले आप देख सकते हैं, ये फुफ्फुस हैं और ये पसलियाँ और ये डायफ्राम, ये कुप्पिका कोश, ये श्वसनिका और ये आपके तरह के श्वसनी और श्वसनिकाएँ आप देख सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है, आपको अभ्यास करना है। उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है ट्रेकिया। अब देखिए ट्रेकिया क्या होता है कि वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। और 5 नंबर है श्वसनी। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल है वो 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद में 2 नंबर दे रखा है आपको फेफड़े। अब फेफड़े क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं,
तो वक्ष गुहा में 2 फेफड़े हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, कोमल और स्पंजी रचना है। प्रत्येक फेफड़ा प्यूरल कला से घिरा होता है और फेफड़ों में एक महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल को श्वसनी वृक्ष कहते हैं और श्वसनी की छोटी शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। ओके, उसके बाद में है निःश्वसन और उच्च श्वसन से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि निःश्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले निःश्वसन दे रखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें वातावरण से वायु अंदर खींची जाती है, निःश्वसन कहलाती है। और उच्च श्वसन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों से वायु बाहर निकाली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कीटों में श्वसन वायु नलिकाओं के द्वारा होता है। कीटों में श्वसन है वो किसके द्वारा होता है, वायु नलिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मनुष्य में श्वासोच्छ्वास। अब मनुष्य में श्वासोच्छ्वास है वो किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में श्वास लेने की जो क्रिया विधि है वो 2 चरणों में पूरी होती है। इसमें पहली विधि का नाम है निःश्वसन, ओके, इंस्पायरेशंस। तो वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की जो क्रिया है वो निःश्वसन कहलाती है। इसमें O2 यानी ऑक्सीजन युक्त वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। और उसके बाद में इसमें जो प्लूरल गुहाओं का आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और 2 नंबर जो प्रक्रिया है, 2 नंबर जो चरण है वो दे रखा है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन क्या होता है कि फेफड़ों की वायु का बाहर निकाला जाना उच्छ्वसन कहलाता है। और इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। और इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों में अंतर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में वहन दे रखा है, यानी ट्रांसपोर्शन दे रखा है, वहन दे रखा है। तो मानव में वहन, मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी उत्तक है वो कहा जाता है। और रुधिर के 2 प्रमुख भाग होते हैं। रुधिर के कितने भाग होते हैं, 2 प्रमुख भाग होते हैं। इसमें पहला भाग है तरल भाग प्लाज्मा। तो तरल भाग प्लाज्मा होता है कि प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनाता है और यह भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में क्या करता है, वहन करता है। और दूसरा है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है कि लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती हैं। इस कार्य में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण जो रुधिर है, जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य के रुधिर में, मनुष्य के ब्लड में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है जिसके कारण रुधिर का रंग है वो लाल होता है, रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक है। और उसके बाद में मानव हृदय, अब देखिए हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य का हृदय है वो वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले में विभेदित कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि आलिंद जो होते हैं, आलिंद ऊपर की ओर तथा नीले नीचे की ओर होता है। और दायां आलिंद दाएं नीले में और बायां आलिंद बाएं नीले में खुलता है। और बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के बीच द्विवलनी कपाट है वो, और दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। और बाएं नीले का जो संबंध है वो अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा महाधमनी से, दाएं नीले का संबंध अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा फुफ्फुसीय महाधमनी से होता है। और दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलती है, और बाएं आलिंद से फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है। ये आपको याद रखना है। और ये मानव हृदय का डायग्राम आपको दे रखा है। ये आपको बायां
नीले दे रखा है और ये विभाजिका दे रखी है, ये दायां नीले हैं और ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये महाधमनी है। तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। उसके बाद में है हृदय की क्रिया विधि। अब देखिए हृदय की जो क्रिया विधि है वो क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए हृदय के आलिंद तथा नीले में संकुचन और स्थिलीन क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं एक लयबद्ध तरीके से होती हैं। ये क्रियाएं एक लयबद्ध तरीके से होती हैं। हृदय की एक धड़कन के साथ एक हृदय चक्कर पूर्ण होता है और एक चक्कर पूर्ण होने में निम्न अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो एक नंबर दे रखा है शिथिलन। शिथिलन क्या होता है, इस अवस्था में दोनों आलिंद शिथिल अवस्था में रहते हैं, जिसे दोनों आलिंदों में रुधिर है वो एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। और दूसरा है आलिंद संकुचन। तो इस अवस्था में आलिंद नीले कपाट खुल जाते हैं और रुधिर नीलियों में चला जाता है। दाया आलिंद है वो सदैव बाएं आलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है। तो दूसरी अवस्था ये। और तीसरी है आपके नीले संकुचन। अब देखिए नीले संकुचन क्या है कि नीलियों के संकुचन के समय आलिंद नीले कपाट वो बंद हो जाते हैं और महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट वो खुल जाते हैं, जिसे रुधिर महाधमनियों में क्या हो जाता है, चला जाता है। 4 नंबर अवस्था दे रखी है नीले शिथिलन। तो संकुचन के तत्पश्चात नीलियों में शिथिलन होता है और अर्धचंद्राकार कपाट वो बंद हो जाते हैं और आलिंद नीले कपाट खुल जाते हैं। इसे रुधिर पुनः आलिंदों से नीलियों में आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, कि फुफ्फुस में ऑक्सीजन है वो रुधिर में प्रवेश करती है। तो मनुष्य का हृदय अपने एक चक्कर में रुधिर को 2 बार पंप करता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस महाशिरा हृदय में खुलती है और ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय से अब महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को भेजा जाता है और शरीर के ऊतकों से CO2 युक्त रुधिर को पुनः हृदय में लाती है और CO2 युक्त रुधिर अब हृदय फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में जाकर CO2 वायु कुपिकाओं में चली जाती है, जहां से CO2 वायु के साथ बाहर निकाल दी जाती है। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थापक निरूपण। इसमें शरीर की महाधमनी और फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा और ये फुफ्फुसीय कोशिकाएं हैं और ये शरीर से महाशिरा और ये फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी है वो आपको दे रखी है। उसके बाद में रुधिर कणिकाएं। ओके, तो रुधिर कणिकाएं जिसमें पहला है आपके RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक होता है, जिसके कारण इनका रंग वो कैसा होता है, लाल होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये कुल रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। और तीसरा पॉइंट है कि ये केंद्रक विहीन होती है ताकि अधिक हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है इसमें समा सके। और 4 नंबर पॉइंट है कि इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। और 5वां पॉइंट है कि इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 2 नंबर आपको दे रखा है WBC यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका मुख्य कार्य ये शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र है उसका निर्माण करती हैं और इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। उसके बाद में 3 नंबर दे रखा है आपको बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो ये भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, चोट लगने पर ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके कि माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है उसका नाम है अपरा या प्लेसेंटा भी आप कह सकते हैं। तो
तो जय माता दी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है? प्लेसेंटा यानी अपरा। उसके बाद में प्यारे बच्चों रक्त दाब है यानी ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, उसे रक्त दाब कहते हैं। और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। अब ये नोट आपको जरूर पढ़ना है कि स्पाइग्मोमेनोमीटर यानी रक्तचाप मापी यंत्र से रक्त दाब है वो नापा जाता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट है आपके, इसको हाईलाइट किया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रक्त दाब का सबसे पहला परीक्षण स्टीफन हेल्स ने घोड़ों पर किया था। तो रक्त दाब है उसका सबसे पहला परीक्षण किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टीफन हेल्स ने घोड़ों पर किया था। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद में है रक्त दाब के प्रकार यानी ब्लड प्रेशर के प्रकार। तो इसमें पहला है प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब क्या होता है कि हृदय के संकुचन के समय जब रक्त धमनियों में पंप किया जाता है तो दाब है वो अधिकतम होता है, इसे प्रकुंचन दाब कहा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mmHg यानी पारा होता है। और रक्त दाब का दूसरा प्रकार क्या है? अनुशिथिलन दाब। तो हृदय के शिथिलन के समय जब हृदय रक्त से भर रहा होता है तब धमनियों में दाब न्यूनतम होता है, इसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति में अनुशिथिलन दाब है वो लगभग कितना होता है? 80 mmHg यानी पारा होता है। उसके बाद में नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं। अब देखिए नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? तो शरीर में रुधिर के वितरण करने और एकत्रित करने यानी इकट्ठा करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। और ये रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें 1 नंबर है धमनियाँ, 2 नंबर है शिराएं और 3 नंबर है केशिकाएं। तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धमनी के बारे में, यानी धमनी क्या होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। और दूसरा पॉइंट है ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। और तीसरा पॉइंट है इनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। और 4 नंबर पॉइंट है इसमें रुधिर का बहाव है वो तीव्र और झटके के साथ होता है। उसके बाद में 2 नंबर है शिरा। अब शिरा के अंदर पहला पॉइंट है कि ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संक्रीय नलिकाएं हैं। और दूसरा पॉइंट है ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती हैं। और तीसरा पॉइंट है वाल्व उपस्थित होते हैं। और 4 नंबर पॉइंट है कि रुधिर का बहाव है वो सामान्य और धीरे धीरे होता है। उसके बाद में 3 नंबर दे रखा है आपको केशिकाएं। अब देखिए केशिकाएं क्या होती हैं? तो किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। और इनकी भित्ति एकोशिकी मोटी होती है ताकि रक्त और ऊतकों के बीच गैसों, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। बाद में ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? शिराएं बनाती हैं। उसके बाद में खुला परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इसको आपको जरूर याद रखना है कि खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक साइड में आपको लिखना है खुला परिसंचरण और इस साइड में आपको लिखना है बंद परिसंचरण। तो 1 नंबर पॉइंट दे रखा है खुला परिसंचरण में कि इसमें रुधिर है वो किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। और बंद परिसंचरण में पहला पॉइंट है कि रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। और खुले परिसंचरण में दूसरा पॉइंट है कि रुधिर आंतरांगों के आसपास पाया जाता है। और बंद परिसंचरण में दूसरा पॉइंट है कि रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है खुला परिसंचरण में कि इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता। और बंद परिसंचरण में तीसरा पॉइंट है कि इसमें रुधिर दाब है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद में है लसिका। अब देखिए लसिका है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है।
इसमें कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें अल्प मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में पादपों में परिवहन। अब देखिए पादप हैं उनमें परिवहन आप देख सकते हैं कि पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर भी उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहे, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती हैं। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और पादप परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब दो प्रकार के जटिल ऊतक कौन कौन से हैं, एक तो जाइलम है और दूसरा है फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या काम करता है कि यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों और पुष्पों आदि में पहुंचाता है। और दूसरा है 2 नंबर है फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है, यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों और जड़ों में करता है। उसके बाद में जल का परिवहन। अब देखिए जल का परिवहन क्या है, तो मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करता है और यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विस्तृत होता है, विस्तृत होता हुआ जड़ के जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। उसके बाद में दे रखा है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण की प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह वहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र के द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है और ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले में लिए जाते हैं। और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। उसके बाद में है उत्सर्जन। अब देखिए उत्सर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब मानव में उत्सर्जन, तो उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है और मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, जैसे वृक्क है, मूत्रवाहिनी है और मूत्राशय है और 4 नंबर है मूत्र मार्ग। तो चारों अंगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला अंग है आपके वृक्क, यानी मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और यह दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित हैं और वृक्क है वो गहरे भूरे और सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग है वो उभरा हुआ तथा भीतरी भाग है वो दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में छोटा सा एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्कशिरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। उसके बाद में है मूत्रवाहिनियाँ। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, दूसरा अंग देख सकते हैं मूत्रवाहिनियाँ। तो ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। इसकी भित्ति मोटी होती है तथा गुहा संकरी होती है। इसकी भित्ति में कर्मानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये आपके बाईं वृक्क धमनी है और ये आपके बायां वृक्क है, ये बायां वृक्क शिरा है, ये महाधमनी है और ये आपके मूत्रवाहिनी है, ये आपके महाशिरा है, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है, इसमें है शीशन में। ओके, तो ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। उसके बाद में तीसरा अंग दे रखा है आपके मूत्राशय। यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियाँ आकर खुलती हैं और इसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचय आशय भी कहा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है आपके मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय का पश्च छोर संकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग।
और मूत्र के निष्कासन की क्रिया को क्या कहा जाता है, मूत्रण कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके, इसको आपको जरूर याद रखना है कि पादपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, श्वसन क्रिया में होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है वृक्काणु। अब देखिए वृक्काणु क्या होता है, तो वृक्काणु मानव के वृक्क की उत्सर्जी इकाई कहलाते हैं। और प्रत्येक वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं या वृक्काणु से होता है, जिसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है। और प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग है मेलपीगी कोश और दूसरा भाग है स्रावी नलिका। मेलपीगी कोश है, उसमें प्यालेनुमा संरचना, बोमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस होता है। ओके। और स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। एक भाग का नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा है मध्य का हेनले लूप और तीसरा है अंतिम कुंडलित नलिका। और ये नोट भी आप पढ़ सकते हैं कि ग्लोमेरुलस के रुधिर का परानिस्यंदन होता है। इसके फलस्वरूप नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है और इसे पुनः अवशोषण तथा स्त्रावण द्वारा मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। और मूत्र में विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, औषधि आदि आते हैं। ओके। और कोशिका गुच्छ है वो बोमेन संपुट में स्थित होते हैं। तो कोशिका गुच्छ कहाँ स्थित होता है, बोमेन संपुट में स्थित होता है। और ये बात आपको जरूर याद रखनी है। जय श्री राम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए कृत्रिम वृक्क है, जिसको अपोहन कहा जाता है, इसको डायलिसिस भी कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। उत्तरजीविता के लिए वृक्क है, जो किडनी है वो क्या है, एक जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं और यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन यानी डायलिसिस द्वारा निकालने की क्या एक युक्ति है। ओके। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन यानी डायलिसिस द्वारा निकालने की क्या है, एक युक्ति है। और इसका उपयोग आप देख सकते हैं कि वृक्क के अपक्रिय वृक्क है, जो वृक्क है किडनी है, उसके अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग है वो किया जा सकता है। और कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से क्या होती है, युक्त होती है। और ये नलिकाएं अपोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव्य का प्रासरण दाब है वो रुधिर जैसा होता है। इस द्रव्य का प्रासरण दाब कैसा होता है, रुधिर जैसा होता है। और ये नोट आपको जरूर पढ़ना है कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। ओके। और ये आपको डायग्राम दे रखा है डायलिसिस अपोहन का, कृत्रिम वृक्क का। तो इसमें धमनी से पंप का मार्ग दे रखा है। ये चयनित पारगम्य झिल्ली की जो बनी नलिका है और ये अपोहन विलयन है और अपोहन के लिए ताज़ा विलयन है। और उपकरण से सीरा है उसका मार्ग है। और यहाँ पर अपोहन के बाद का विलयन दे रखा है, यूरिया तथा अतिरिक्त लवण दे रखा है। तो ये डायग्राम आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में पादपों में उत्सर्जन, ये आपके लास्ट टॉपिक है। पादप है उनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन है और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो ये आपको याद रखना है कि पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं, एक तो O2 यानी ऑक्सीजन गैस और एक है आपके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिन्हें क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। पौधों से जल की अतिरिक्त मात्रा वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। और पादपों के बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। पादप अपने कुछ भागों जैसे पत्ती है, पुष्प है और छाल है, इनको भी क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो पादपों में इस प्रकार से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो इसी के साथ बायोलॉजी का ये हमारा 5वां चैप्टर जैव प्रक्रम ये आपके
एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है आपके जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस वाला जो पूरा चैप्टर है, इसके कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।